कितना बचा हुआ है रुबाब अभी? रबाब जो है ये एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। उस्ताद अमजद अली खान साहब जो है, जो सरोद वादन है, जो सरोद बजाते हैं, सरोद जो है वो इसी फैमिली से निकला हुआ है। कोई भी फोक इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो फोक का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है। ये सदियों पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज प्लेड मोस्टली इन अफगानिस्तान, पेशावर, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन बेल्ट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान। नो टेकर्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट। उनका ये कहना था कि जब हम रबाब बनाते हैं, रबाब या संतूर बनाते हैं, जब लेने वाला नहीं है, जब बजाने वाला कोई नहीं है, तो हम किसके लिए बनाए किसके लिए? तो एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी ट्रेंड है। ठीक है, ये रोल हो रहा है वैसे। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक। नज़ीर गनाई जर्नलिस्ट हैं। कश्मीर में तमाम तरीक़ों से सूचनाएं जुटाते रहते हैं और ख़ाली समय में रुबाब बजाते हैं। अगर आपने कुछ दिनों पहले लल्लन टॉप में गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में अगर अमजद अली खान का एपिसोड देखा होगा, मशहूर सरोद वादक, तो उन्होंने अपने उस एपिसोड में बताया था कि रुबाब में क्या अंतर, रुबाब और सरोद में क्या अंतर होता है, रुबाब होता क्या है असल में। ये वाद्य यंत्र जो है इसको रुबाब कहते हैं। इसमें ये तार लगे हैं। ये जब शुरुआत हुई थी रुबाब की तो ये अतड़ियों से बनाए जाते थे इसके तार। उनको सुखाकर और उनको मैश करके उनको पतली स्ट्रिंग्स में बदला जाता था और उसके बाद इनके तार वो आंतों के बनाए जाते थे। लेकिन ज़माना बदला, जैसे रामलीलाओं में पेट्रोमैक्स की जगह LED लाइटें लगाई जाने लगीं, जैसे
पूजा पंडालों में गानों की जगह डीजे बजाए जाने लगे, जैसे हर जगह नए नए परिष्कार किए जाने लगे, वैसे ही रुबाब में भी परिष्कार हुआ। और उस परिष्कार के चलते धीरे धीरे और बहुत सारे रुबाबों में आपको इस तरह से मेटेलिक स्ट्रिंग्स दिखाई देंगी, चूँकि जो अकड़ियों से बनी हुई जो तार होते थे उनमें आस कम होती थी। आस उसको कहते हैं जो इको होता है हल्का सा, वो इको हल्का कम होता था, मेटल्स में इको ज़्यादा होता है। अभी बजा क्या रहे थे आप नज़ीर भाई? तो बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉप का, और आई थिंक द एंटायर टीम इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब बाय ब्रिंगिंग सम great voices on the shows, and some of the interesting stories that we hear when everything goes haywire, when everything wants to follow a similar line. And thanks to Lalanto for that. Thank you so much, sir. I am personally a journalist, तो आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो मेरा जो ब्रेड एंड बटर है वो सहाफ़त है, और दिस इज़ माई पैशन, आर्ट, म्यूज़िक, playing an instrument. This is something that I really wanted from the किस चीज़ पे रिपोर्ट करते हैं आप? पॉलिटिक्स? politics, health, art and culture. That these have been my core beats. And चूंकि आप कश्मीर में हैं और कश्मीर से रिपोर्ट करते हैं, तो you cannot just do away with the politics. So आपको हर एक चीज़ पे नज़र रखनी है। तो लेकिन health and art and culture has been my core beats. और मुझे लगता है कि जब आप उस खित्ते से, उस इलाके से हैं जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस रहा हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, वहाँ पे सेक्टर्स और बीट्स लाइक हेल्थ, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमन राइट्स, they take the backstage, and politics take the front page. Most of your front page stuff is filled with the political statements. तो उस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर पे जो इस खित्ते का, जो इस रीजन का मेन एक अट्रैक्शन है, तो उस पे लिखना, उस पे बोलना, उस पे डॉक्यूमेंट करना, आई थिंक दैट वाज माय कोर एम। रुबाब अभी कितने लोग बजाते हैं कश्मीर में? क्या मतलब लॉ स्टार्ट हो गया है कि अभी भी लॉ स्टार्ट हो गया है, या अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं? कितना बचा हुआ है रुबाब अभी? देखिए, रबाब जो है ये एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। आपने अभी जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि उस्ताद अमजद अली खान साहब जो सरोद वादन है, जो सरोद बजाते हैं, सरोद जो है वो इसी फैमिली से निकला हुआ है। तो कोई भी फोक इंस्ट्रूमेंट, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो फोक का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है। तो रबाब जो है ये सदियों पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ प्लेड मोस्टली इन अफगानिस्तान, पेशावर, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन बेल्ट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ ईरान। तो इसका जो टोनैलिटी है, इसकी जो टोन है, यू विल जस्ट गेट टू नो कि ये पहाड़ों से है। इट विल टेक यू बैक टू द माउंटेन्स। यू कैन फील कि कहीं कश्मीर का फील है, कहीं वो पेशावरी कोई धुन बजती है, कोई अफ़गानी धुन बजती है, तो वो इस रबाब में एक फ़ील आता है। तो कश्मीर में जो रबाब का इंट्रोडक्शन है, इट्स अ वेरी ओल्ड इंट्रोडक्शन टू कश्मीरी फोक। तो यहाँ पे जो कश्मीरी फोक है, दैट्स नोन एज छकरी। छकरी कहते हैं उसको। तो छकरी में रबाब इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ बीइंग प्लेड। रबाब और हारमोनियम उसका बहुत बड़ा पुराना इंट्रोडक्शन है। तो रबाब इज़ द मेन, देन सारंगी, देन नोट, जिसको परकशन है, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जो एक मटका होता है, तो उसको नोट कहते हैं कश्मीरी में। तो दीज आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन छकरी। तो देन इट वाज आल्सो यूज्ड इन लाइट म्यूज़िक, जो आपको ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर से जो आपके गाने बजे, जो आपका गाना रिकॉर्ड हुआ, तो उसमें रबाब बहुत ख़ासा यूज़ हुआ। और फिर बहुत सारी ऐसी कंपोजिशन जो रबाब पे आई, रबाब पे बजी, एंड रबाब बिकेम ए डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट इन द फोक सीन एंड द म्यूजिक सीन ऑफ कश्मीर। अभी कितना लोग बजाते हैं ये तो बताइए थोड़ा। तो very sadly the trend is quite depressing. And see, there are lots of things, lots of experiments done. अब जब आपका
सोशल मीडिया का ज़माना है, जब आपका तेज़ गाने का बजाने का ज़माना है, तो फोक इंस्ट्रूमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग विद कश्मीर. ये लगभग सारे हाँ जगहों पे भी ऐसा ही है. दरअसल मैं बनारस से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो वहाँ पे जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है बनारस घराने की, उसका भी लगभग ऐसा ही हाल है. वो धीमे धीमे वो बहुत कम लोग प्रैक्टिशनर बचे हैं उसके. तो इसी हिसाब से ये जो है फोक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अब गाने वाले बहुत आ रहे हैं. वो अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी गाना बजाते हैं, अपलोड करते हैं. लेकिन सीखना, इंस्ट्रूमेंट को बजा के सीखना, इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग. तो आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसे नहीं उठा सकते हो कि आप ऐसे आके बजा लिया आपने. आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है और आपको इसको टाइम देना है. तो that this instrument demands that. So it demands your commitment. It demands some kind of respect, and it also demands some kind of research. तो वो सब चीज़ें अभी मुझे लगता है नहीं हो रही है. And very sadly there are very few रबाब makers now. अच्छा. हाँ, तो जब रबाब बनाने वाले नहीं है तो बजाएगा कौन? कहाँ बनता है? श्रीनगर में बनता है कि कहीं पे? पेरिफेरीज ऑफ श्रीनगर में बनता था पहले. अभी कुछ 2-3 फैमिलीज है जो इस रबाब को बनाती है. कहाँ बनता है आसपास बताइए थोड़ा. जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखिए, नॉर्थ कश्मीर में रफियाबाद में बनता है, नारबल में बनता है. तो दीज आर द पेरिफेरल एरियाज ऑफ श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर में. तो यहाँ श्रीनगर में एक बहुत बड़े माने जाते थे मेकर जो मोस्टली संतूर बनाते थे. उनका नाम है गुलाम मोहम्मद जज. ही इज़ अ पद्मश्री अवार्डी. तो ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री फॉर हिज सर्विसेज इन संतूर मेकिंग. बट अब वो भी इतने ही इज़ इन हिज 80s, तो वो भी कितना इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे अब. तो वो भी खासा तौर संतूर बनाते हैं और कभी कभार वो रबाब बनाते हैं. लेकिन उनकी सर्विसेज जो है इस रबाब मेकिंग में और संतूर मेकिंग में वो बहुत ही उम्दा है. और अब कुछ लोग जो है जो पेरिफेरीज में बनाते हैं, लेकिन उन रबाब्स की क्वालिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसी होनी चाहिए थी. तो इसीलिए उनकी टोनैलिटी, उनकी बनावट, उस पे थोड़ा बहुत अभी आई थिंक lot of things are to be done. So I personally did a documentary on Rabab. When I started documenting artists, I did a documentary on Rabab. It's called Rabab: A Journey of Soulful Strings. वो कहाँ अवेलेबल है? तो वो YouTube पे है. तो मैंने उसको वो बेसिकली एक एजुकेटिव फिल्म है जिसमें ये बताया जाता है कि ये रबाब क्या है, रबाब कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, जेनेसिस क्या है, हाउ रबाब वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर. तो उसमें हमने ये देखा कि ड्यूरिंग द प्री प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द शूट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, जिस आर्टिस्ट को हम शूट कर रहे थे, टिल वी रीच द पोस्ट प्रोडक्शन, दैट आर्टिस्ट गुलाम नबी शेख था उनका नाम. तो ही वाज मेकिंग सारंगी एंड रबाब. सो ही डाइड, ही पास्ड अवे, एंड he was one of the makers. तो ऐसे मतलब कुछ मेकर्स में से एक थे. हाँ, एक थे. और ऐसे ही अब कुछ उनका ये भी कहना था कि जब हम एक रबाब बेचते हैं तो how can we sustain our family. तो there are no takers for the instrument. थोड़ा हिंदी दीजिए. तो मुझे दिक्कत होगी आपकी ज़बान. तो उनका भी ये कहना था कि जब लेने वाले नहीं है तो बनाएंगे क्या. कभी कभार उनके यहाँ जब रबाब बनता था, सारंगी बनती थी, संतूर बनता था. What is this happening? Just वो बज रहा है आपके फ़ोन में, उसको कुछ. तो उनका ये कहना था कि जब हम रबाब बनाते हैं, रबाब या संतूर बनाते हैं, जब लेने वाला नहीं है, जब बजाने वाला कोई नहीं है, तो हम किसके लिए बनाए किसके लिए. तो एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी ट्रेंड है. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कश्मीरी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि फनकार इंटरनेशनल है या कोशो राग है. तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, हम फोक को कैसे प्रमोट करेंगे. तो फनकार इंटरनेशनल आल्सो डिड वन सेशन हेयर जिसको रिवाइवल ऑफ रबाब कहा उन्होंने. रिवाइवल ऑफ रबाब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन मेकर्स के पास गए, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बनाइए रबाब, आप रबाब को बनाइए, हम आपको उसमें थोड़ा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फिर आप इसको बनाइए. और रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है ये बनता है मलबरी वुड से. मलबरी वुड जो शाहतूत होता है. अच्छा, शाहतूत. तो शाहतूत जो होता है, दिस इज मोस्टली बैंड, कटिंग ऑफ शाहतूत इज बैंड. तो जब
काटना ही बैंड है तो आपको कहाँ से आएगी? रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको। फिर एक इनिशिएटिव ये भी लिया कश्मीर रबाब एकेडमी की तरफ से, या और भी कुछ आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ से, ये एक इनिशिएटिव लिया कि देन आई फाउंडेड दिस कश्मीर रबाब एकेडमी फाउंडेशन। तो उससे ये भी हुआ कि आप जो है इनको डेडिकेटेड एक परमिशन दे दीजिए, जितना इनको रिक्वायरमेंट होगा आप वो उनको काटने दे दीजिए, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल होगा। तो डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर, द देन डिविजनल कमिश्नर, ही पास्ड एन ऑर्डर, तो उन्होंने उनको वो रॉ मटेरियल दे दिया। अब वो उस लेवल पे थोड़ा पहुंचा है, लेकिन अब कुछ कुछ बच्चे हैं, कुछ कुछ लोग जो है यहाँ पे रबाब को उन्होंने पिकअप किया है, रबाब सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, और फोक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से ही वो सीख रहे हैं, उनसे ही उनको ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि रबाब में दो सवाल है मेरे। एक तो एक रबाब, जैसे ये रबाब है आपका, ऐसा रबाब अगर मुझे ख़रीदना हो तो इसके लिए कितने पैसों का भुगतान करना पड़ेगा, एक क्योंकि आइडिया लगता है इससे, और दूसरा क्योंकि गोट स्किन से, मतलब गोट स्किन का तो ये बना है आपका, मैं छू सकता हूँ ना आपका रबाब, गोट स्किन का ये बना हुआ है आपका, लेकिन स्ट्रिंग्स में अब स्ट्रिंग्स में बदलाव आया है, तो क्या इस तरह के चेंजेस पर दिख रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रहे हैं? तो पहले प्राइस बताइए, फिर उसके मॉडिफिकेशंस में जो आए हैं समय के साथ। देखिए मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मुझे पूछा जाता है कि क्या रबाब का क्या रेट है, दाम क्या है, और जितने भी बजाने वाले ख़ास तौर से हमारे पूरी कंट्री के या कंट्री से बाहर के, उनको ये पूछना होता है कि कितना दाम होता है इसका। अब रबाब का दाम डिपेंड करता है कि रबाब की बनावट कैसी है, रबाब की फिनिशिंग कैसी है, और रबाब में कौन सा वुड यूज़ हुआ है। अगर आपका नॉर्मल वुड है तो उसका रेट नेचुरली वैसे ही जाएगा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000, 30,000, 40,000। जो मैंने पहला रबाब खुद का लिया था, तो मैंने अपना रबाब जो है अफ़गानिस्तान से पहले लिया था, जो अपना लिया था मैंने, जिस पे मैंने बिल्कुल सीखना स्टार्ट किया था, दिस इज़ नॉट दैट रबाब। तो वो रबाब मैंने ऑलमोस्ट 47,000 का लिया था। और जो मैंने यहाँ कश्मीर में रबाब बनवाया फिर, तब तक मैंने बहुत रिसर्च किया था रबाब्स पे, तो यहाँ पे मैंने बनवाया, उसमें गोट स्ट्रिंग्स वगैरह, गट स्ट्रिंग जिनको आप कहते हैं, तो वो लगवा के। अब गट स्ट्रिंग में और इन स्ट्रिंग्स में क्या फ़र्क है, और इसमें ऐसा नहीं है कि ये बदलाव आया है, इसमें यह है कि ये जो आपकी ये तारें होती हैं, दीज आर सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स। हाँ, ये जो पीछे वाली, तो ये आप सरोद में भी देखेंगे, या आप सारंगी में भी देखेंगे, या आप सितार में भी देखेंगे। तो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स एक सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स का एक हार्मनी बनता है। और ये जो मेन 3 स्ट्रिंग्स हैं, ये नायलन स्ट्रिंग्स है इसमें। लेकिन जो गट स्ट्रिंग्स होती है, जो गोट वाली स्ट्रिंग्स होती है, उनमें मिठास बहुत होती है। लेकिन अब यह है कि अब गट स्ट्रिंग्स भी कौन बनाएगा, उनको बनाना भी लंबा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है। अब जब बनाने वाले नहीं वो फिर जब टूटेगी, कटेगी तार, तो वो स्ट्रिंग्स कहाँ से आएगा, कहाँ से लाएगा, तो वो बहुत कमरसम प्रोसेस, बहुत टीडियस जॉब है। तो फिर इसमें ये ब्रिज रहता है। तो ये सब चीज़ें लेके फिर इसमें जो जो आप वर्क देख रहे हैं, सम ऑफ द रबाब जो है, किसी रबाब में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो उसमें उसके हिसाब से भी रेट मुकर्रर किया जाता है। तो कुछ कई रबाब 60,000 पे भी जाते हैं, 70,000 पे भी जाते हैं। तो कई रबाब्स में आप देखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सदफ वर्क। सदफ वर्क, हाँ, तो इस काम को हम सदफ कहते हैं। तो ये एक सीशल होता है, मखसूस सीशल होता है, जिसमें ये इसको चिजलिंग करके, कार्विंग करके, फिर उसको एनग्रेन किया जाता है इसमें। तो दिस इज़ दैट वर्क। तो किसी रबाब में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ये रबाब में ज़्यादा एनग्रेन्ड हो, उतना रबाब का दाम ज़्यादा है, क्योंकि इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इट्स अ वेरी कम्बरसम वर्क। तो उसमें उतना ज़्यादा काम होता है। ठीक है, मतलब आसान करने के लिए और आसान तरीके से बनाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं समय के साथ। पहला सवाल, मेरा पहला सवाल अभी तक वो अनआंसर्ड रह गया कि आप शुरुआत में बजा क्या रहे थे। अच्छा, वो था क्या, वो रिफ क्या था? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक के साथ, चूँकि मेरा जो शुरुआत हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाऊं। लेकिन फिर बाद में जो अपने दोस्तों को इधर उधर, अपने उस्तादों को इधर उधर देखा, तो देखा कि दे आर नॉट डूइंग गुड। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीए किया, और उसके बाद मास्टर्स किया, पत्रकार हो गए। और ये जो आर्ट रिलेटेड काम है, इसमें सिर्फ मैंने फोकस किया फोक पे।
तो मैंने जो पहली वाली धुन बजाई थी, दैट वाज अ फोक ट्यून ऑफ कश्मीर। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने उसको छेड़ा था, तो वो मैंने बजाई थी। और क्या बजाएंगे आप? मतलब मैं कहूँ बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसे धुन दिमाग में आ रहे हैं जो मैंने रबाब पे ही सुने हैं, बहुत फेमस ट्यून है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बजवाऊंगा तो यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा। तो देखिए, इनको उतरने दीजिए नीचे। जो हल्ला आप सुन रहे हैं इस स्क्रीन में, हम लोग एक हाउस बोट में बैठे हुए हैं। हाउस बोट के ऊपर कुछ लोग चल रहे हैं, तो उसकी आपको थोड़ा सा उसका हल्का सा शोर सुनाई दे रहा है। चल रोशे रोशे वलो म्या पोशे मदनो चुल्हमा चुल्हमा रोशे रोशे वलो म्या पोशे मदनो चुल्हमा। क्या गाया और बजाया आपने? तो चुल्हमा रोशे इज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ कश्मीर। तो बहुत फेमस है और बहुत कलाकारों ने इसको गाया है। फोक है ये? तो बिल्कुल फोक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब है कि दिस इज़ बेसिकली ए सॉन्ग जिसमें चुल्हमा रोशे, इट्स रोमांटिक दिस पोइट्री। चुल्हमा रोशे रोशे पोशे मदनो, वो कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे से दूर होते गए। अब उसको ये पुकारने के लिए ये ये आलाप, ये विदा दे रही है। अच्छा। बिल्कुल। मैं संतूर देखता हूँ, सरोद देखता हूँ, सरोद में फ्रेट्स नहीं होते हैं, वो तो एकदम चिकना सा मेटल का पैच होता है यहाँ तो पे। नॉर्मली रबाब भी जो है, जो बहुत बड़े उस्ताद होते हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कि फ्रेटलेस ही बजाएं। तो यहाँ पे हल्के हल्के फ्रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 3-4 फ्रेट्स होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली 3 या 4 फ्रेट्स होते हैं। फिर ये वाला पोर्शन जो है,
तो इधर फ्रेटलेस है, इधर फ्रेट्स हैं थोड़े। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, एक छोटा सा मैं खुलासा कर देता हूँ यहाँ पे। एक पिक होता है जिसको कहते हैं पिक्स, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा होता है या मेटल का होता है और या हैवी प्लास्टिक होता है। आप उसकी मदद से यहाँ पे ये बजाते हैं। कई बार उनके नाखून अच्छे होते हैं तो नाखून भी पहन के बजाते हैं, लेकिन नज़ीर भाई अपनी पिक आज भूल गए हैं तो उन्होंने एक दफ्ती के टुकड़े को कठोरता से मोड़ा हुआ है और कड़ा करके उसके बजाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीच में स्लिप हो रहा है बीच बीच में। वो ये डिस्क्लेमर दे देना ज़रूरी है। तो एक बहुत पुरानी धुन है और ख़ास तौर से ज़्यादा अफ़गानी बेल्ट्स में बजाई जाती है, तो वो मैं बजाता हूँ, ठीक है। खुद में कितना निपुण है बनाने में, कितना मतलब कितना एक्सपर्ट है खुद बजाने में, कि लगता है कि ये बहुत कुछ सीखा जाना बचा हुआ है। मुझे लगता है कि इस फील्ड में और इस चूंकि आप खुद बनारस से हो और आपके हर एक घर में हर एक गली में म्यूजिक बजता है वहाँ पे और म्यूजिक की ताने सुनी ना ऐसा नहीं है, वो बहुत क्लीशे बात है, ऐसा है नहीं एक्चुअली में दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फील्ड में जितना भी आप सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और जितना भी आप रियाज करो, मुझे लगता है उतना कम पड़ता है। कितने साल सीख रहे हैं आप? तो ये कहीं सीखते हैं कि नहीं अभी कि काम के चक्कर में छूट गया? तो मतलब अब तो बिल्कुल किसी उस्ताद से नहीं होता है, लेकिन हाँ हमारे जो यहाँ पे बजाने वाले गाने वाले हैं उनका सुनना, उनके साथ बैठना, तो वो रियाजत तो वो संगत तो डेफिनेटली होती है। तो घर पे इंस्ट्रूमेंट रखा है और बाहर एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जो यहाँ पे जैसा इस्तेमाल हो, जो जहाँ पे इस्तेमाल हो, क्योंकि रहना चाहिए साथ साथ, तो वो चीज़ें रहती है। मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल। मैं आपको एक दिन का सीएम बनाता हूँ, माइक पकड़ लीजिए। मैंने सही होल्ड किया हुआ इसको? मतलब मेरा थोड़ा सा इसको इधर रखेंगे तो मेरी भी खराब आवाज आ जाएगी ना। टफ है, आप ही बजाइए। हाँ मतलब अच्छा, तो इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, इसको माइक को पास कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे खास जो होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो उसकी बैठक होती है। हाँ तो हाँ मतलब कैसे बैठे हैं उसमें। अच्छा। नॉर्मली हम जब बैठते हैं
या इंस्ट्रूमेंट को बजाते लेके, समय। तो हाँ, तो नॉर्मली हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो आधा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा। हाँ हाँ, सरोद तो सरोद वाले भी ऐसे बैठते हैं ना, सरोद हल्का। वाले जब बैठते हैं, आपने देखा होगा कि अमजद खान साहब जब बैठते मैं हैं नहीं बैठ पाऊंगा ऐसे। तो फिर उससे लगता है कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हाँ, एक बिल्कुल हाथ। साथ हो हाँ और बिल्कुल उसके तो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे बैठा है। कैसे बैठाया जाए आपको, और कैसे आप इंस्ट्रूमेंट को अपनी बॉडी के साथ बिठा के रखे, तो उसी हिसाब से आप उन इंस्ट्रूमेंट आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बेसिकली दिस इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेट्स टू यू। फिर आप कुछ भी बजाओ और वो आप कम्युनिकेट करोगे अपने सोल के ज़रिए, अपने प्रैक्टिस के ज़रिए। आई थिंक देन इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग। जब आप इसको पहले ही गलत ही रखोगे या उसके साथ ही ट्रीटमेंट ही गलत करोगे, तो आई थिंक इट वोंट रिस्पॉन्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने वो गिटार, हाँ हाँ, मतलब मैंने गिटार बजाया है, तो गिटार का तो ये हिस्सा तो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप ये आपके हल्का सा आम पिट के आसपास आके टिक जाता है। और एक गिटार मैंने वो भी बजाया है जो आपको ऐसे रख के बजाना पड़ता है, मतलब वो फ्लैट। हवाईयन गिटार नहीं, उसको हिंदी में तो वीणा भी कहते हैं, उसको एक और नाम होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो यूजुअली उसके फ्रेट्स बहुत ऊंचे होते हैं, तो आपको एक रॉड की मदद से हाँ, तो वो दोनों बजाया है मैंने, लेकिन इसकी सिटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और एक ठीक ठाक इसका भार भी है ना। तो काफ़ी बचाना पड़ता होगा, मतलब स्किन स्किन है इसमें, लकड़ियाँ लगी हैं, तो इसको कितना खतरा होता है इसका। देखिए, गोट स्किन है। हाँ अगर आप देखेंगे ये हाँ हाँ। तो ये गोट स्किन है, और इस गोट स्किन को 2 साल 3 साल इसको थोड़ा बचाना पड़ता है। आप इसको पानी वगैरह अगर गया तो ये खराब हो जाता है, लेकिन 2-3 साल के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ रिप्लेस हाँ, करना ये पड़ता है। रिप्लेसेबल है। हाँ, क्यों? कभी का अगर कभी कट जाता है, कुछ ऐसा हो, फिर तो उसमें टोनैलिटी में टोनैलिटी में फ़र्क आ जाती है। मतलब अगर ये फट ही गया तो पूरा बाजा खराब फिर आपका। तो जब ये पूरा फट जाता है तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड। अच्छा, हाँ, तो वो चीज़ है। सिखाने वाले हैं भी यहाँ पे? तो बहुत कम है अभी। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि सिखाने वाले भी कम हैं, क्योंकि देखिए कश्मीर जो है इन मरहलों से गुजरा है कि ये इंस्टीट्यूट्स पहले बहुत होते थे। प्री 1989 जो यहाँ पे म्यूज़िक का बड़ा बूम रहता था, और आपके यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। तो अभी तो वैसा सीन नहीं है। तो देयर इज़ ओनली वन म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है वो basically? जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। तो उसी में जो है लोग जाते हैं और प्रॉपर एक ट्रेनिंग करते हैं, और उस इंस्टीट्यूट में अभी तक मास्टर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो वही ग्रेजुएशन लेवल पे ही आप जितना आपको सीखना है वही सीखना है। तो मास्टर्स के लेवल पे या रिसर्च के लेवल पे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो विच आल्सो टेल्स यू कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट इज़ सो कीन टू प्रिजर्व सर्टेन थिंग्स। अच्छा, उसके बाद एक कितना सरकार का कितना सपोर्ट रहा है, मतलब जब राज्यों की सरकारें रही यहाँ पे, आप इसको ले लीजिए, मतलब ये तो आप इसके साथ ही बात करिए। जब राज्यों की सरकारें रही, राज्य में सरकार रही 19 के पहले तक, और उसके बाद जब आया, तो इस कल्चर को लेके कितना सपोर्ट रहा राज्य में, मतलब इस पर ध्यान भी दिया जाना तो जरूरी है ना। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का और किसी भी रीजन का उसकी यूनिकनेस और उसकी पहचान जो होती है, उसका कल्चर और उसकी ज़बान होती है। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, कई सारी इंटरवेंशंस रही, मिलिटेंसी रही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रहा, तमाम चीज़ें रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जिससे यहाँ का जो है म्यूज़िक ख़ास तौर से वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद यहाँ की ज़बान पे भी बहुत असर रहा। अभी अगर आप जाएंगे बाज़ार में जाएंगे, किसी मार्केट में जाएंगे, बच्चे आपको बहुत कम दिखेंगे जो कश्मीरी में बात कर रहे होंगे। तो हिंदी अंग्रेजी या मिला जुला वही मिक्स वही होगा। तो उससे क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा उसके बाद पेरेंट्स भी उनको ये नहीं करते हैं, एनकरेज नहीं करते हैं कि आप ज़बान सीखें, लहजा सीखें। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से मेरे को लगता है कि यहाँ पे स्टेट का भी वैसा ये नहीं रहा कि अभी तक, इस टाइम तक, देयर इज़ नो कल्चरल पॉलिसी दैट हैज़ बीन फ्लोटेड, नो कल्चरल पॉलिसी इज़ इन प्लेस, ऑल्दो मेनी थिंग्स हैव बीन डन कि हाँ हम ये करेंगे, हम कल्चरल पॉलिसी को लाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बने।
अभी तक लेकिन इम्प्लीमेंट कल्चरल पॉलिसी नहीं हुई। उससे क्या हुआ, उससे ये जो बजाने वाले गाने वाले हैं ये इसीलिए पीछे चले गए। जब उनको कल्चरल पॉलिसी के आम्बिट में ही नहीं लाया तो वो इसीलिए शिफ्ट हो गया। मैंने इस पे जो थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया, आई सॉ वन रबाब मेकर, वेरी ब्रिलियंट रबाब मेकर, ही हैड स्टार्टेड हिज ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो मैंने कहा आप क्या कंस्ट्रक्शन बिजनेस? कहा मेरा तो दिल है ही नहीं कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में पैसा नहीं है लेकिन कमाई नहीं है, सर्वाइवल लड़ाई करूँगा, कैसे अपनी फैमिली को पालूंगा। किसी एक अच्छे मेकर ने दुकान खोली थी उसी गांव में, तो अब वो चन्ने बेच रहा था। तो इसीलिए जब आपका वो शिफ्ट होता है, आप किसी और फील्ड में होते हैं और आपका कहीं और जाना होता है, तो वहाँ पे आप प्रोडक्टिव रहते हैं और ना आप वहाँ पे घर का ना घाट का टाइप का मामला हो जाता है। अच्छा, मैंने दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा ना क्योंकि मुझे देश में बहुत कम सरकारें दिखाई देती हैं, और मतलब राज्यों की बात करें तो, कि उनका असल में ध्यान आर्ट एंड कल्चर में हो। आर्ट एंड कल्चर में यूजुअली हर राज्य में रही स्थिति है कि सरकारों ने उसको ना अपनी पॉलिटिक्स साधने का तरीका बना लिया। वैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वैसे ही सेंटर्स खोले जाते हैं, उससे आर्ट एंड कल्चर का कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने बचाया हो। बहरहाल, अब एक रिस्क की बात करते हैं, यूट्यूब स्ट्राइक्स की। चूँकि एक कौतूहल भी है कि कश्मीर में बनी बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं आपके, और लेकिन कुछ फिल्में हैं जिन्होंने लैंडमार्क रूप से रुबाब का इस्तेमाल किया है अपने संगीतों में, ठीक है। जैसे फनाग में आपका इसका बजा रहे थे, और मिशन कश्मीर में, ठीक है, और प्लस हैदर का तो जो बिस्मिल बिस्मिल गाना रुबाब से ही शुरू ही होता है। तो अमितेश, कितना हम लोग लिबर्टी ले सकते हैं इसको बजाने में, कैमरे पे दिखाने में, वीडियो में शूट कर लेते हैं फिर देखा जाएगा। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि उन पॉपुलर गीतों का या जिन गीतों का मैंने जिक्र ना भी किया हो, उनका भी आप कितना उनको रिविजिट कर सकें अगर हम लोग। फना रिविजिट किया आपने।
इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, हमारी यात्रा जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया।